जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जो आने वाली जनरेशन को जिस तरीके से ड्रग पैडलर्स या ड्रग मिनेंस तबाह कर रही है, उसके ऊपर किस तरह से रोक लगानी चाहिए, किस तरह से प्रेशर माउंट करना है या आम जन जागृति लानी है, उसके लिए हम दिन रात प्रयास वैसे ही कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर जम्मू खित्ते के जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनकी नौकरियां गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम अनाउंस की गई हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकली आप देखें तो उसका कहीं पर भी उसकी लो नज़र नहीं आ रही है। ज़मीनी स्तर पर उनकी नौकरियों की बात कर रहे हैं हम। और बीजेपी हूँ ना, मैं एंटी कांग्रेस हूँ ना, मैं एंटी एनी अदर पार्टी हूँ ना, मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैं प्रो पीपल हूँ, मैं प्रो जम्मू। भारत में टेररिज्म के साथ साथ नार्को टेररिज्म का इतना खौफ बढ़ चुका था कि इसके विरोध में आवाज़ उठानी ज़रूरी थी। इसको देखते हुए ही जम्मू कश्मीर में एक संगठन सामने आया, टीम जम्मू, जिन्होंने 2014 में ये आवाज़ उठाई कि ड्रग्स के रैकेट को रोका जाए और नशाखोरी की ओर जाते हुए युवाओं को पीछे किया जाए। 6 साल पहले बना इस संगठन ने आज राजनीतिक दल में तो नहीं अपने आप को परिवर्तित किया, मगर राजनीति में जो है दखल अंदाजी शुरू हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था अब यूटी बन चुकी है। ऐसे में टीम जम्मू का कितना बड़ा रोल आने वाले दिनों में हो सकता है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह, जो एक ड्रग्स रैकेट को रोकने के लिए शुरू किए गए संगठन को आज तकरीबन तकरीबन राजनीति के बीच में लाकर खड़ा कर चुके हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का जो है टीम जम्मू का अगला कार्यक्रम रहेगा। जोरावर जी, सबसे पहला सवाल ये, आखिर टीम जम्मू आज के दिन में है क्या? टीम जम्मू जो नवंबर 2014 को जब हमने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक बाइक रैली से आगाज़ किया था और ड्रग माफिया को चैलेंज किया था, तो जिस तरीके से जिस बुनियाद पर टीम जम्मू बनी थी आज भी वहीं पर है। वो बात अलग है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारा प्राइम कंसर्न यही है कि जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू खित्ते के नौजवानों की जो आवाज़ है कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में उस तरह से उभर कर नहीं आ पाती है, और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनकी जेन्युइन इश्यूज़ को सरकार के आगे, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे लाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। और आगे भी ये इसी अपनी हमारा जो रोल है समाज के प्रति, हम इसी तरह बाखूबी निभाएंगे। और जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जो आने वाली जनरेशन को जिस तरीके से ड्रग पैडलर्स या ड्रग मिनेंस तबाह कर रही है, उसके ऊपर किस तरह से रोक लगानी चाहिए, किस तरह से प्रेशर माउंट करना है या आम जन जागृति लानी है, उसके लिए हम दिन रात प्रयास वैसे ही कर रहे हैं। 6 सालों में 100 के करीब रैलियां, 500 के करीब छोटी बड़ी सभाएं। जम्मू कश्मीर में 2018 में जो निकाय चुनाव हुए उसमें कई सारे आज़ाद उम्मीदवारों का समर्थन करना, डीडीसी चुनावों में कई सारे आज़ाद उम्मीदवारों का समर्थन करना, राजनीति गलियारों में भी अपना नाम बड़ा करना और कई सारे राजनीतिक मुद्दों पर भी बढ़ चढ़कर बयान देना, आखिर मंशा क्या है? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हों या रीजनल लेवल के हों, जब इलेक्शंस की बात आती है, वोट बैंक की राजनीति होती है, तो बहुत से वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो वादे भूल जाते हैं। टीम जम्मू का एक ही लक्ष्य है कि उन वादों को जब तक वो पूरा ना करें, चाहे वो सत्ता में है या विपक्ष में है, जब तक नौजवानों को दिए, आम नागरिक को दिए वादे, बॉर्डर बेल्ट्स में रहने वाले लोगों को दिए वादे, कंडी बेल्ट्स में या पहाड़ी रीजन्स में जो हमारे लोग रहते हैं उनको दिए हुए वादों को जब हमें लगता है कि ये पूरे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो उनको याद कराने के लिए हमें इन राजनीतिक दलों को बार बार याद करवाना पड़ता है। ये हमने प्रयास राइट फ्रॉम डे वन से अभी तक रखा है। दूसरी आपने बात कही, जैसे 2018 के निकाय चुनावों का आपने रेफरेंस दिया, मैं ये समझता हूँ कि उस समय में भी हमने देखा कि कई डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जो नौजवान थे, चाहे किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते थे, उनको मौके पे उनको टिकट्स नहीं दी गई, लेकिन हमारी नज़र में वो लोगों के बीच में, समाज में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और ख़ासकर जो हमारी ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई थी उसमें बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते थे, अपनी सियासी सोच को, पॉलिटिकल एफिलिएशंस को एक तरफ रखकर। जब हमें लगा, और वो जब निर्दलीय वहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स, सारे नहीं पर जहाँ जहाँ हमें लगा कि ये नौजवान डिज़र्व करते हैं, हमने उनको सपोर्ट किया।
सपोर्ट करने का कारण ही यही था कि एक तरफ हम युवाओं को प्रेरित करने की तो बात करते हैं, लेकिन जब उनको प्रेरित करने के लिए इस तरह के कार्यभार संभालने चाहिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज, ये राजनीतिक दल उनको वो मौका नहीं दे रहे थे, तो हमने एक प्रयास किया कि हम इनको सपोर्ट करते हैं और उनमें से कुछ जीत के आए। आज आप देखिए, आप बाकी जो जीते हुए लोग थे काउंसलर्स, उनकी वर्किंग देख लीजिए और इन लोगों की वर्किंग देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो बड़े ईमानदारी से काम कर रहे थे और आज भी वो अपनी कार्रवाई इसी तरीके से समाज के आगे अपनी रख रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली ये डीडीसी के चुनाव थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये डीडीसी के चुनाव, रियासत जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जो अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर ये पहली बार ऐसे चुनाव हुए और हिस्टोरिक चुनाव, जो मुझे नहीं लगता किसी एमएलए या एमपी की इलेक्शन से कम थे। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लोगों का जो रोष था पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति, कि हर बार वो वादे करते हैं लेकिन उन वादों को सरअंजाम नहीं करते हैं, तो आप देखिए कि हमने भी ये मन बनाया कि जहाँ जहाँ पर उम्मीदवार अच्छे हैं, हमने सबको अपील की कि ये पार्टी लेवल से हट के है, क्योंकि इसका जब नाम ही डेवलपमेंट के बात पे है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की बात है, तो ये बात तरक्की की है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नज़र नहीं आई जिसने प्रायोरिटी जो है डेवलपमेंट की रखी हो, चाहे वो गुपकार गैंग की बात कर लीजिए, चाहे वो राष्ट्रवादी सोच की बात कर लीजिए। तो ये कोई इलेक्शंस ऐसी नहीं थी कि किसी ने सर्टिफिकेट देना है राष्ट्रवाद का। तो मुझे लगता है कि हमने एक रोल मॉडल दिया। 280 जो डीडीसी की सीट्स थी, उसमें एक ही कैंडिडेट हमने मेरिट पे डिसाइड किया, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एनएसएस का प्रेसिडेंट अवार्डी, और हमने उसकी कैंपेनिंग भी की। और उस नौजवान जो कि यंगेस्ट डीडीसी कैंडिडेट है, 25 साल 7 महीने के करीब उसकी उम्र है, तो उसने जिस तरीके की अपनी पहाड़ी बेल्ट में लोगों की मदद की थी, लोगों ने जो गुस्सा था उनका पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, उसको परिवर्तन किया अपने बैलेट के थ्रू और एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जितवाया। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ जिस कैंडिडेट को हमने सपोर्ट किया, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत कर आए। देखिए, लड़ हर कोई सकता है, लेकिन लड़कर जीतना वो भी इंडिपेंडेंट, यहाँ से दिखता था कि जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से नाराज़ हैं। जोरावर जी, आप कांग्रेस की भाषा भी नहीं बोलते, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विरोध में खड़े होते हैं, कई विरोध में रैलियां निकाली हैं। जब बीजेपी की बात आती है तो उनके भी खिलाफ बोलते हैं। एकजुट जम्मू या वीएचपी की बात आती है, उनके भी विरोध में खड़े होकर सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आखिर बीच की कौन सी लाइन पकड़ी है? और ये राजनीति नहीं है तो फिर है क्या? और राजनीतिक भी नहीं अपने आप को आप बोलते, तो आखिर किस कंफ्यूजन में या लोगों को रखा है, या फिर बीच वाली कौन सी लाइन है? कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। राजनीति को सुधारने के लिए हमें इस राजनीति के जो समुंदर है, इसमें हमें छलांग लगानी पड़ी है, ताकि जो लोगों की कहने और करने में फ़र्क है, जो लोगों की बात वहाँ तक पहुँच के अनसुनी कर दी जाती है, उनको सुनाने के लिए। देखिए, हमारा किसी से बैर नहीं है और डिफरेंस एक ही है कि हम राष्ट्रवाद को प्रमोट करते हैं। और उससे भी ऊपर बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक हमारी जो हमारी मदरलैंड है, तो हम इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कोई भी पार्टी आती है, वोट बैंक की खातिर बहुत कुछ होता है। जैसे आपने बात कही कि ऑब्वियसली जो राष्ट्र हित के विरोध में बात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक के लिए करेगी, वो हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम, जैसे आपने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कही, जो बात अपने कहने और करने में कोई अंतर नहीं रखता, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप मुझे जिन जिन के भी आपने नाम लिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो जम्मू खित्ते के हक में, नौजवानों के हक में बात करेगा, हम उनके साथ में हैं। और जो जो भी वॉइसेस, देखिए, बड़ा बड़ा बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि 1947 के बाद कश्मीर घाटी में, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट से, वो हमेशा शासन में रही। और जम्मू खित्ते को, चाहे वो किसी भी ज़ात पात बिरादरी या धर्म समुदाय के लोग थे, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हमारी डेवलपमेंट की आप बात कर लीजिए, हमारी नौकरियों की आप बात कर लीजिए, और तो और राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें, तो कॉलेजेस में या प्रोफेशनल कॉलेजेस में मेरिट्स में आके भी एडमिशन नहीं मिलना, यहाँ से दिखता था कि एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार होता रहा है। हमने भी अपने कॉलेज के वक्त में ये देखा और उसके लिए एजुटेशंस लड़ी, एक नहीं बहुत सी एजुटेशंस लड़ी, और आज आके निष्कर्ष ये निकलता है
कि जम्मू खित्ते को जब भी कोई चीज़ चाहिए, उनको डिजर्विंग चीज़ भी चाहिए, उनको लड़के लेनी किसी पड़ेगी, जमाने में उनको इसी लड़के इसी लेनी तरह की लाइन पर भारत में एक नेता पैदा हुआ था, बाल ठाकरे, जिसने खुद बोला कि मैं किंग मेकर रहूं की भूमिका में रहूंगा, ना कभी चुनाव लड़ूंगा, मगर चुनाव ना लड़ते हुए भी राजनीति में ज़रूर दखल अंदाजी करूंगा। तो आखिर ये जो आपकी लाइन है, ये एक राजनेता की लाइन है, एक क्रांतिकारी की लाइन है, या एक समाज सेवी की लाइन है? बनना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं? साबित सिर्फ यही करना चाहते हैं कि हमारे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले 30-35 सालों में हालात रहे हैं, हमने उग्रवाद को टक्कर दी है, हम यहाँ से भागे नहीं हैं, हमने शहादतें दी हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, ताकि यहाँ पर तिरंगा हमेशा फहराता रहे, चाहे हमारी लाशों पे फहराएगा, हम तिरंगे को यहाँ पर कोई भी उसकी शान के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। रही बात, आपने बहुत बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की, हमारे भारत की माननीय बाला साहब ठाकरे, हमने बहुत पढ़ा है उनको, वो भी एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड, एक पत्रकार थे, एक कार्टूनिस्ट थे। तो उनको भी कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में उनको लगा कि वहाँ पे भेदभाव हो रहा है, तो उनको एक किस्म से अपनी कलम का हथियार छोड़कर राजनीति में कहिए या समाज में आगे आना पड़ा। उसी तरह हमें लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रही थी, तो मुझे भी ये लगा कि जब तक यहाँ का नौजवान, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए नहीं खड़ा होगा, तो हम सिर्फ कहते ही रहेंगे या इन राजनीतिक लोगों को देखते ही रहेंगे कि ये हमारे लिए कुछ करें। अब हमें किसी की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में बच्चा बच्चा, हर हमारी माता बहन ये अवेयर हो जाए कि किस तरह से हमें पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है और हमारे हकों को नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे हमारे लोगों ने अपनी ही चुने हुए नुमाइंदे, आप पीछे देखिए 2-3 साल पहले बनाए, लेकिन उनके होते हुए भी जम्मू को सड़कों पे आना पड़ा और एम्स की एजिटेशन लड़नी पड़ी। और एक कहते हैं कि जो नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जम्मू के बड़े बड़े जो थे, उन सब ने मिलके, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके अपना हक फिर लड़के ही लिया, बिन मांगे, उनके होते हुए भी नहीं मिला। टीम जम्मू इसी तरह चलती रहेगी, या जल्द ही कोई राजनीतिक दल के रूप में भी जो है आप इसको रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, राजनीति में डायरेक्टली आएगी? नहीं, राजनीतिक दल की बात ही नहीं है। टीम जम्मू एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और क्योंकि जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो कोई उम्मीद लेके आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, ना हम उनकी कास्ट पूछते हैं, ना उनका कलर पूछते हैं, ना ही उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड पूछते हैं। अगर उनके इश्यूज़ जायज़ हैं, जैसे ब्लड डोनेशन की बात है या पीछे लॉकडाउन में फ्री राशन बांटने की बात थी, तो हमने किसी को चेहरा देख के नहीं उनकी मदद की, हमने उनको जम्मू वासी होने के तरीके से अपना फैमिली मेम्बर, परिवार का सदस्य समझकर मदद की है। पॉलिटिकल पार्टी तो टीम जम्मू नहीं है। हाँ, जैसे कुछ लोग पीछे हाल ही में कुछ साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर जम्मू में भी कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उभर के आई हैं, और अच्छी बात है कि अगर वो ऐसी बात करते हैं और उनके भी कहने और करने में कोई फ़र्क नहीं है, तो हमारी गुड विशेस उनके साथ हैं। हमें तो ये लगेगा कि रादर हमारा भार जो है हमारे वो वाले भाई हल्का करेंगे। फिर मैं सामाजिक पार्टी को लेकर फिर एक क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगा कि बात तो आप ये करते हैं कि एक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, समाज की सेवा करनी है, मगर जब राजनीति में कुछ भी उथल पुथल होती है तो उसको जो चैलेंज करते हैं आप, बड़े जोर शोर से पूरी तरह से बात रखते हैं, कई प्रदर्शन भी किए हैं, उसमें फिर वही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो सियासत है वो नजर आती है कि वो राज ठाकरे की लाइन पकड़कर कि किसी को धमकी भी दे देना, चैलेंज भी कर देना। तो क्या ये अग्रेशन जो है ये ज़रूरी है आज की राजनीति को में? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये लोग सिर्फ कहते रहेंगे और करेंगे नहीं, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाने वाला कोई नहीं है? कब तक? आज आप देखिए कि अगर ये लोग ठीक चलते तो टीम जम्मू बनाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। आज इन्हीं लोगों की गलत वर्किंग के कारण हमें आगे आना पड़ रहा है। और जब मैंने पहले भी कहा कि जब ये राजनीतिक लोग जब कुछ कहते हैं उसके बाद करके नहीं देंगे, आम लोग नहीं इनके पास जाके हिसाब ले सकते हैं, उनको ये घरों के अंदर नहीं घुसने देते हैं। आखिर कोई तो चाहिए जो इनको इन्हीं के तरीके से, इन्हीं की भाषा में इनको समझाए। और ये जो इनके अंदर एक चीज़ चल पड़ी है कि आप पोलराइजेशन कर लेंगे, आप ज़ात, बिरादरी, धर्म के ऊपर कब तक चलेगा? आज ये जो 50 के करीब डीडीसी चुनावों में जो निर्दलीय जीत के आए हैं, चाहे जम्मू खित्ते के हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी के हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आप कब तक हमें ऐसे ही वर्गलाते रहेंगे। और ख़ासकर अगर हम जम्मू की बात करें, आप देखिए आज तक
टोल प्लाजास की बात की है, वहीं का वहीं इशू है, लोग भूले नहीं है। ये लोग ये सोचते हैं कि भूल गए हैं, अगर ये भूल रहे हैं तो हम इनको भूलने नहीं देंगे। अगर इसको आप राजनीतिक समझते हो तो ठीक है, मैं राजनीति कर रहा हूं। अगर आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर की बात करेंगे, अगर आप अनस्किल्ड जो लेबर का यहाँ फटे हाल हुआ है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन लाइन जो है पिछले 9 महीने जब से लॉकडाउन हुआ है वापस खड़ी नहीं हुई, चरमरा गई है। अगर कोई नहीं बोलेगा और अगर हम बोलते हैं और किसी को ये लगता है कि ये राजनीति है तो ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो लोग उनके साथ भी पेट लगा है, उनके साथ भी परिवार है। ऐसे कई अनगिनत इश्यूज हैं। 4G की आप बात करिए, आप कब तक, जब सेंट्रल एजेंसीज या बाकी वाले भी कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, और उसके बावजूद हमारा बच्चा कंपटीशन में आना तो दूर की बात है, अभी तक अपनी जो नॉर्मल पढ़ाई है वो भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में टीम जम्मू का जनाधार कितना बढ़ता है, क्योंकि आप बात ही आम जनता की करते हैं और जो ग्राउंड पे रहने वाले रेडी फड़ी वाले मजदूर उनकी बात करते हैं। ऐसे में कितना जनाधार बढ़ा है 6 सालों में? मुझे लगता है कि जब से टीम जम्मू बनी है, सभी जम्मू वासियों का प्यार, जम्मू रीजन के हर राष्ट्रवादी सोच रखने वाले इंसान की मोहब्बत, वो हमेशा हमारे साथ है, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है, वो कभी घटा नहीं है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब मैं जब ये आपसे ये बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आपके कई देखने वाले या कई सियासी लोग ये कहेंगे कि देखो ये राजनीति कर रहा है। राजनीति इसलिए उनकी नज़र में लगता है कि उनके कहीं ना कहीं अंदर कोई कमज़ोरियाँ हैं जो उनको दिख रही हैं और वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जब तक इनकी कमज़ोरियां साफ नहीं होंगी, कोई ना कोई डॉक्टर चाहिए इनके इलाज के लिए। तो मैं समझता हूं कि टीम जम्मू का एक एक वॉलंटियर जो है अब ये चीज़ समझ चुका है, और ये चीज़ हमने प्रूव करके दिखा दी, बिना पार्टी के सिंबल के, बिना पैसे के। मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों के दिलों में रहते हो तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। एक दूर दराज का इलाका जहां अभी तक प्रॉपर सड़क नहीं है, वहां पर बिजली के खंभे तो हैं लेकिन तारें तक नहीं लगी हुई हैं। सोचिए कितना दूर दराज का इलाका होगा, और जहां पर जाकर टीम जम्मू का एक नौजवान, एक वॉलंटियर इंडिपेंडेंटली खड़ा होता है और जीत के दिखाता है। ये एक मैसेज है, बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि सियासी लोग जो जम्मू रीजन के हक हकूक़ की बात करते हैं, जो पिछले 70 सालों में हमने डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर सही है, अगर वो आज भी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो दूर नहीं कर पाई, तो मत सोचिएगा कि अगली बार भी आप किसी के नाम पे वोट ले पाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। कश्मीर के भी लगभग मुद्दे आम जनता के वही हैं जो जम्मू के आम जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने डिवाइड किया है। आम जनता वहाँ की भी त्रस्त है, वहाँ की वो भी करप्शन झेलते हैं, उन्होंने भी बहुत सहा है। तो क्या टीम जम्मू कश्मीर बन सकती है? उसके दो रीजंस थे। ये सवाल आज से 5 साल पहले आप जैसे एक पत्रकार बंधु ने भी पूछा। मैं समझता हूँ कि कश्मीर में ये मानना पड़ेगा, कश्मीर में लीडरशिप है, कश्मीर में उनकी डोमिनेशन थी, तभी वो 70 साल राज किए हैं। और कश्मीर के जो मिसाइल हैं वो जम्मू से थोड़ा डिफरेंट है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको नौकरियां मांगनी नहीं पड़ती हैं। उनको नौकरियां चाहे बैकडोर अपॉइंटमेंट से मिली, चाहे डिजर्विंग भी थे, चाहे जेन्युइन भी थे, उनको मिलती हैं। जम्मू रीजन में ये बदकिस्मती थी, यहाँ पे लीडरशिप ही नहीं रही इन ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिफेंड करने के लिए या इन इश्यूज़ को उभारने के लिए। आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप कश्मीर के पहाड़ी सेक्टर्स देख लीजिए, वहाँ की डेवलपमेंट देखिए, और जम्मू रीजन के पहाड़ी सेक्टर्स देखिए, इतना डिफरेंस नज़र आएगा कि वहाँ आपको 80% डेवलपमेंट दिखेगी, यहाँ 20% दिखेगी। आज आके यहाँ पे लड़ाई जो रही वो रही लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ विजन। और आज आके जैसे आपने राजनीति की बात कही, मैं एमएलए बनूँ, मैं एमपी बनूँ, मेरा बेटा बने, मेरा रिश्तेदार बने, और आम जेन्युइन इशूज़, छोटे से छोटा इशू, वो वहीं का वही धरा रह चुका आज है। आप इतने मुद्दों पर जोरावर जी लड़ाई लड़ रहे हैं आम जनता की, कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को लेकर टीम जम्मू बनी थी, ड्रग्स, एंटी ड्रग्स, वो मुद्दा पीछे तो नहीं हट गया, या फिर उसमें कितनी सफलता 6 साल में पाई है? आप देखिए, सबसे बड़ी सफलता मैं समझता हूँ, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमने डिमांड की थी 2014-15 में एक फुल फ्लेज यूनिट होना चाहिए किसी भी नाम पे, जो इन नैरकोटिक स्मगलर्स को, इन ड्रग माफिया को, इन ड्रग लॉर्ड्स को कहते हैं कि कड़े हाथों से ले, और जहाँ जहाँ पर भी ड्रग्स का चलन हो रहा है उसकी रोक के लिए हमने लड़ाई लड़ी। हमने गवर्नमेंट को कन्विंस किया, और आज आप देखिए एंटी नैरकोटिक टास्क फोर्स का अगर यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुई है, निर्माण हुआ है,
मैं समझता हूँ कि टीम जम्मू के हर उस वॉलंटियर का, उस सोच रखने वाले का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर और भी बड़े पॉलिटिकल इश्यूज रहे, आज तक पूरे नहीं हुए, बहुत सी बातें कही गई हैं और उन बातों के ज़रिए 5-5 इलेक्शंस लड़ी जा चुकी हैं, लेकिन मुद्दा वही का वही है। टीम जम्मू ने एक 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 मैसेज दिया और गवर्नमेंट को कन्विंस किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा आज भी हमारे, अब कोविड के चलते आपको पता कि हम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रखते हैं बिकॉज ऑफ कोविड कोरोना वायरस, और अभी तक वैक्सीनेशन का आने वाले दिनों में शायद मुहैया करवा दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो हमने अपने जो वो मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स थे उनमें हमने फ़र्क इतना किया कि जहां हमारा 500 से 1000 नौजवान या हमारी मातृशक्ति होती थी, उनको हमने रिस्ट्रिक्ट करके 100-200 में कर दिया। वो हमारा निरंतर प्रयास जो है लोगों को अवेयरनेस करने का, और जो गलती से इस जद में नौजवान आ चुका है उसको किस तरीके से रिहेबिलिटेट करना है, उनको कैसे गाइड करना है, उस पर हमें हाल ही में हमने गवर्नमेंट को यहाँ तक कन्विंस किया कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 10 कनाल के करीब ज़मीन जो है जम्मू पुलिस को दिलवाई है, और उसके लिए फंडिंग भी आना शुरू हो गई है। सिमिलरली सांबा ज़िला की बात करें तो 4 कनाल के करीब वहाँ पर भी दिलवाई है। ये मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें बताने वाली है भी, अगर आपने नहीं पूछते तो शायद मैं नहीं बताता। इसमें भी टीम जम्मू का बहुत बड़ा एक अहम एक वॉलंटियर का रोल है। तो ये जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है, ये प्राइम कंसर्न है। उसका रीज़न एक है कि अगर हमारे नौजवानों ने राजनीति में भी आना है, समाज सेवक भी बनना है अगर, या गवर्नमेंट जॉब्स भी करनी है, लेकिन वो मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे तो इसके लिए फिट होंगे। अगर वो अपनी जवानी में कॉलेज टाइम पे ही ड्रग विक्टिम्स बन जाएंगे, ना अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते हैं, ना अच्छा समाज सेवक बन सकते हैं, ना अच्छे सरकारी ऑफिसर्स बन सकते हैं, ना अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, और ना ही अच्छे बिजनेसमैन बन एक सकते छोटा सा आपका टेक इस पर चाहूँगा। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, जिस 2014 में जो स्थिति थी और जो आज जो स्थिति है, क्या ड्रग्स की तरफ से युवा आज ज़्यादा जा रहा है या वाकई में अब कम हुई है रेशो? हैं। देखिए, इसमें इसके बहुत सारे पैमाने हैं, सिर्फ एक पैमाने से हम जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब 2014 में शुरुआत की थी तो यकीन मानिए हमें खुद भी लगता था कि ये ड्रग मिनेंस अभी इनिशियल स्टेज पे है। लेकिन जिस तरीके से हम हर रोज़ प्रयास करते रहे, कैंपेन्स करते रहे, तो जिस तरीके से हम परिवारों के साथ जुड़े, लोगों के बीच में गए, तो हमें लगा ये तो एक दलदल सा बन गया है। अब देखिए, जब एक या तो इनिशियल स्टेज होती, हम इनिशियल स्टेज काफ़ी पीछे छोड़ आए थे, सरकार भूल गई थी उस समय की, उस समय के जो एजेंसीज थी वो फेल हो चुकी थी कि उनको आइडिया नहीं था कि जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा जो है ड्रग्स का चलन जो है हो चुका है। और अक्सर यही बात की जाती थी कि ये एक बॉर्डर स्टेट है, तो पाकिस्तान द्वारा, अफ़गानिस्तान द्वारा यहाँ पर पंपिंग की जाती है ड्रग्स की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट्स, और पूरे देश में जो है इसको स्मगल किया जाता है। लेकिन कहीं गलती कर बैठे उस समय, ये चेक करना भूल गए कि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान भी इस जद में आ चुका है। आज हमें ये लगता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के प्रयास और सेंट्रल एजेंसीज के प्रयास, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का प्रयास जिस तरह से जारी है, हर रोज़ हम देख रहे हैं लाखों अरबों रुपए की हीरोइन, ओपियम, हशीश, चरस ये बरामद की जा रही है। लेकिन ये है सप्लाई साइड। अगर डिमांड की हम बात करें, जब तक हमारे पास यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं सेटअप होंगे, हम इसको गौज नहीं कर सकते हैं ये बड़ा है या कम हुआ है, क्योंकि वहीं से आप इसकी एक रेशो निकाल सकते हैं कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में कितने नौजवान जो हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आ रहे हैं। अब टीम जम्मू के कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर फिलहाल अब आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं, जिनको लेकर आप चल रहे हैं, जो आपके प्राइम इश्यूज हैं? सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारे जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर जम्मू खित्ते के जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनकी नौकरियां गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम अनाउंस की गई हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकली आप देखें तो उसका कहीं पर भी उसकी लो नज़र नहीं आ रही है ज़मीनी स्तर पर। उनकी नौकरियों की बात कर रहे हैं हम, और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे जॉब रिजर्वेशंस हैं, जो अभी तक इन्होंने बात तो कही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन दिया नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं जम्मू कश्मीर एक बड़ा बैकवर्ड एक इलाका है, और इसको हम दूसरे तरीके से भी देखें तो मिलिटेंसी के कारण हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था। अगर इसके चलते सरकार खुद मानती है कि हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहा, तो हम कहाँ से compete करेंगे विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो हमें ये लगता है कि हमारी जॉब रिजर्वेशन होनी चाहिए। और जब हम लैंड लॉस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम ये कहते हैं कि वी वेलकम
द इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें, लेकिन इंडस्ट्रीज़ ग्रीन इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, उनके नाम पर यहाँ पर भूमाफिया सक्रिय नहीं होना चाहिए। ये हमारी लड़ाइयाँ जो आने वाले टाइम पे रहेंगी, और मुझे यकीन है कि ये लड़ाई नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्विंस रहेगी, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं और जो कश्मीरी लीडरशिप कह रही है उसमें फ़र्क है। हमें उनके साथ मत आप मिक्स कीजिए, उनका कहना कुछ और है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने जो यहाँ पर कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ते लड़ते दी हैं, चाहे वो मिलिटेंसी की कमर तोड़ते हुए दी हैं, तो कम से कम उनको आपने इनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। आने वाले दिनों में यूथ एम्पावरमेंट, जम्मू रीजन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये सब मुद्दे जो हैं, अगर सियासी लोग फेल हो गए इस बात करने के लिए, तो वो ये ना सोचे कोई बात नहीं करेगा, हम करेंगे। और जब अगर आप इलेक्शंस में आओगे तो हम जन जन को प्रेरित करेंगे और वो आपसे पूछेंगे कि इन मुद्दों पे आप साइलेंट क्यों हो, टैक्स पे टैक्स हमारे पे लगाए जा रहे हैं, वजह क्या है? आज तक कश्मीर में कोई टैक्स नहीं लग रहा है। हर चीज़ जो है वो आपने जम्मू रीजन को लेबॉर्ट्री बना दी है, इसको हम लेबॉर्ट्री नहीं बनने देंगे। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम देश हित के लिए, देश निर्माण के लिए हमेशा कार्यरत रहे हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो हमें इन चीज़ों को देखकर हमारे ऊपर राजनीति करेगा, हमारे युवाओं को एक्सप्लॉइट करेगा, वर्गलाएगा, वो टीम जम्मू नहीं होने देगी। चाहे इसके लिए आप हमें राजनीति कहिए या एक समाज सेवक कहिए या कोई भी नाम दीजिए, हम उन नामों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम जम्मू की बात करते रहे। आप एंटी बीजेपी हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, या फिर आपको लगता है कि जनता की बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के या जो राजनीतिक पार्टी पावर में है उनके विरोध में खड़े होना ही पड़ेगा? ना मैं एंटी बीजेपी हूँ, ना मैं एंटी कांग्रेस हूँ, ना मैं एंटी एनी अदर पार्टी हूँ, ना मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैं प्रो पीपल हूँ, मैं प्रो जम्मू एंड मैं प्रो नेशन हूँ। जोरावर जी, एक ऐसा सवाल जो शायद आपसे आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा। आज सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत बड़े बड़े नेता, यहाँ की हमारे देश के प्रधानमंत्री या बड़े जो मंत्री हैं, वे भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव और जागरूक रहते हैं। आपके सोशल मीडिया के जो फॉलोअर हैं, जिस तरह के आपको लोग फॉलो करते हैं, जिस तरह से कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके व्यूज़ आते हैं आपके स्पीच के, आपको क्या लगता है कि आपके काम की वजह से हैं या आप ऑरिएटर बहुत अच्छे हैं उस वजह से हैं? क्योंकि बहुत सारे जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं से अधिक सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स आपके हैं। मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के नौजवान, हमारी मातृशक्ति, बहनें और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है। मुझे नहीं लगता मैं अच्छा वक्ता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने की, लेकिन अगर लोगों को मेरी बात समझ आती है तो मैं समझता हूँ ये मेरा बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। मैं अपने पर्सनल आज तक कभी ना किसी पे अटैक किया है और ना कभी पर्सनल बात की है। मैंने हमेशा नौजवानों की बात कही है और आगे भी करता रहूँगा। उसका रीज़न यह है कि हमने अपने कॉलेज के वक्त ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस देखी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस समय हमें पीछे बैकिंग करने वाला, हमारी बात करने वाले बहुत कम लीडर्स दिखते थे। अल्टीमेटली हमारे अंदर खुद उस समय एहसास हुआ कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और आने वाली जनरेशन को भी ये समझाना पड़ेगा, कोई दिल्ली से नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और एट द सेम टाइम हमें चाहे कुछ भी हो जाए, तिरंगे के लिए हम जान दे सकते हैं, तिरंगे की बेइज्जती नहीं सहन कर सकते। और कोई ये सोचे कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो भी भूल जाए। लोगों ने आपको जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। जहां से आप एक ऐतिहासिक जीत बना के आज से 2.5-3 साल पहले आए थे, आज उन्हीं लोगों ने अपने मत से बता दिया कि हम आपसे नाराज़ हैं। अगर आज भी नहीं सुधरे तो आने वाला टाइम आपको ये मौका भी नहीं देगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पे टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह का कहना है कि ना तो वे एंटी बीजेपी हैं, ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, बल्कि वे प्रो जनता हैं। और जब तक जनता के मुद्दे हल नहीं होते वे ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और फिलहाल चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। दीपक खजूरिया, जम्मू।